और आइए आपको बताते हैं क्या है चारा घोटाले की पूरी कहानी। चारा घोटाला 90 के दशक के पहले शुरू हुआ। घोटाला करीब 950 करोड़ का आंका गया, लेकिन इसकी वास्तविकता का पता लगाना अब भी आसान नहीं है। सारा घपला बिहार सरकार के खजाने से गलत ढंग से पैसे निकालने का है। वर्षों तक चले इस गड़बड़ झाले में करोड़ों की रकम अधिकारियों के, ठेकेदारों के और राजनेताओं के साठगांठ से निकाली गई। 1985 में भारत के महालेखाकार टीएन चतुर्वेदी ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह को एक खत लिखकर ट्रेजरी एवं पशुपालन विभाग में हिसाब में हो रही देरी को लेकर लूट की आशंका जताई। 1992 में निगरानी विभाग के एक इंस्पेक्टर विभू भूषण ने अपनी रिपोर्ट निगरानी विभाग के डायरेक्टर को सौंपी। इस रिपोर्ट में चारा घोटाले के साफ संकेत थे और जिसकी कड़ियां मुख्यमंत्री ऑफिस तक जा रही थी। इस रिपोर्ट के बाद इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया और बाद में उसे सस्पेंड कर दिया गया। जितना बजट था उससे ज्यादा निकासी काफी हो रही थी। और सरकार ये क्यों निकासी हो रही है इस विभाग में, ये जो मंत्री को ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान तो दिया नहीं गया। तो ये उस समय श्याम बिहारी सिन्हा उसके जो डायरेक्टर थे और उनके नीचे भी कई जो ऑफिसर थे, ये सब लोग ये घोटाला होने दिए। बिहार पुलिस ने 1994 में गुमला, रांची, पटना, डोरंडा और लोहरदगा जैसे कई कोषागारों से फर्जी बिलों के जरिए करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले दर्ज किए। रातों रात कोषागार और पशुपालन विभाग के कई सौ कर्मचारी गिरफ्तार किए गए और कई ठेकेदारों और सप्लायरों को हिरासत में लिया गया। 27 जनवरी 1996 को पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अमित खरे ने चाईबासा पशुपालन विभाग पर छापा मारा और वहां से जो कागजात मिले उसमें साफ संकेत थे कि अधिकारियों, सप्लायर, बिजनेसमैन और राजनेताओं के साठगांठ से लूट चल रही है। वहां के चाईबासा में अधिक निकासी हुई है मामला आया और जब ये आया तो फिर हमारे झोले से सारा वो एफआईआर दर्ज है यहाँ आरपीएफ में। गया, रांची से हम आ रहे थे, गया तक ठीक था, गया से पटना के बीच में पूरा फाइल निकाल दिया गया। तो फिर मेरी चर्चा सरजू राय से हुई और राय जी को हमने कहा, राय जी कुछ मामला ऐसा है, एक आदमी हमको कागज दे गया था लेकिन मेरी चोरी हो गई। इसी के बाद लालू ने जांच के लिए विधानसभा की एक समिति गठित की, लेकिन उस समिति के भी कई सदस्यों पर सवाल उठे कि वे खुद उस घोटाले में शामिल हैं, तो फिर जांच कैसे होगी। बहरहाल इसके बाद एक पीआईएल दायर की गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट ने मार्च 1996 में जांच को सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई के कुछ अधिकारी चाहते नहीं थे, उनकी ये चाहत नहीं थी कि हम लोग इस मुकदमे में पैरवी और दबाव बनाए रखें निष्पक्ष जांच के लिए। तो उन्होंने इस तरह के डायरी में, जो केस डायरी होता है, अभियुक्तों के कुछ अभियुक्तों को उन्होंने बयान दर्ज किया ताकि उसका मनोवैज्ञानिक दबाव हम लोगों पर पड़े और हम लोग इस मुकदमा की पैरवी नहीं करें। जांच शुरू करने के कुछ दिनों के अंदर ही सीबीआई ने हाईकोर्ट को कहा कि अधिकारी और राजनेता उन कागजातों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं जिससे राजनेता, अधिकारी और बिजनेसमैन की साठगांठ का खुलासा हो सकता है। इस बीच कुछ एमएलसी ने विधान परिषद में कहा कि सीबीआई ने कोर्ट को गलत जानकारी दी है और सीबीआई के क्षेत्रीय मुख्यालय के बड़े अधिकारियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाए। अगर ये मोशन आ जाता तो सीबीआई के अधिकारियों को सजा तो मिल ही सकती थी, साथ ही जांच में भी रुकावट आती। बहरहाल सीबीआई के रीजनल डायरेक्टर यूएन विश्वास ने अपनी गलती स्वीकारी और फिर प्रिविलेज मोशन नहीं लाया गया। जांच चलती रही और मामले की परतें खुलती गईं। 10 मई 1997 को सीबीआई ने राज्यपाल एआर किदवई से निवेदन किया कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी जाए। खास बात यह थी कि जिस दिन सीबीआई ने राज्यपाल को निवेदन सौंपा, उसी दिन उस मामले से जुड़े एक बिजनेसमैन हरीश खंडेलवाल का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। शव के साथ एक नोट बरामद हुआ जिसमें सीबीआई पर आरोप था कि सीबीआई उन्हें इस केस में गवाह बनाने के लिए दबाव डाल रही थी। हालांकि सीबीआई ने इस आरोप को नकार दिया और लालू के खिलाफ मुकदमे की अपील जारी रखी। सीबीआई के निवेदन पर राज्यपाल ने कहा कि लालू पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से पहले उन्हें पुख्ता सबूत चाहिए। उन्हीं दिनों केंद्र में देवेगौड़ा की सरकार के बाद लालू के सहारे आईके गुजराल की सरकार बनी थी। बहरहाल सवाल ये भी उठे कि जब कोर्ट ने जांच के आदेश दिए तो फिर राज्यपाल की मंजूरी की क्या जरूरत थी, लेकिन सीबीआई ने कहा कि वो ऐसा सिर्फ एहतियातन कर रही थी। इसी बीच हाईकोर्ट ने देरी और टालमटोल को भांपते हुए कहा
कि अगर राज्यपाल से अनुमति नहीं मिलती है तो कोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई की जाए। आखिरकार 17 जून 1997 को राज्यपाल ने लालू यादव और दूसरे बड़े लोगों पर केस चलाने की अनुमति दी। इसी दिन सीबीआई ने 3 सीनियर आईएएस अधिकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी सचिव महेश प्रसाद, श्रम सचिव के अरुमुगम, पशुपालन विभाग के सचिव बेक जूलियस के साथ ही पूर्व वित्त सचिव रामराज राम और पशुपालन विभाग के पूर्व डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई अब लालू के खिलाफ चार्जशीट बनाने में जुटी थी और लालू गिरफ्तारी से बचने के लिए बेल लेने की तैयारी में जुटे थे। सीबीआई ने इसका विरोध किया और 21 जून को कागजात और सबूतों को नष्ट करने की आशंका में लालू के साथ ही उनके कुछ रिश्तेदारों के घर पर छापा मारा। 23 जून 1997 को सीबीआई ने पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू यादव के साथ ही 55 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा, लालू के 2 मंत्री भोलाराम तूफानी और विद्यासागर निषाद, 3 विधायक आरजेडी के आरके राणा, कांग्रेस के जगदीश शर्मा, बीजेपी के ध्रुव भगत शामिल थे। इसके अलावा कई सेवारत और रिटायर आईएएस अधिकारी भी आरोपी बनाए गए थे। एक ऐसा घोटाला रहा है जिसमें कोई केवल घोटालेबाजों का समूह और उनको संरक्षण देने वाले राजनीतिक ही नहीं शामिल थे, बल्कि हमारे लोकतंत्र में जो इसके 3 आधार स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीनों इससे प्रभावित रही हैं। जगन्नाथ मिश्र को तो पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई, लेकिन लालू की अग्रिम जमानत की याचिका आखिरकार 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई और 30 जुलाई 1997 को लालू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी में एक दिन की देरी पर डीजीपी एसके सक्सेना ने कोर्ट में जवाब दिया कि आनंद फानन में गिरफ्तारी से उपद्रव और फायरिंग जैसी स्थिति बन सकती थी और कई निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। ऐसा एक घोटाला था जिसको उसके पहले इस तरह घोटाले की चर्चा कभी नहीं हुई थी। ये इस तरह के मैग्नीट्यूड का, इस तरह के बड़े आसार पर जिसमें इतने लोग इन्वॉल्व हों, जिसमें ट्रेजेडी से ओवर ट्रैवल हुआ हो, ऐसा घोटाला अब तो कोल घोटाला क्या बहुत तरह के आ रहे हैं, अब लोग अभ्यस्त हो गया। लेकिन जब जिस समय आया था ये घोटाला, उस समय आश्चर्यजनक था, उस समय विश्वास के बाहर की बात थी, इसलिए चर्चित भी हुआ। बहरहाल गिरफ्तारी और सत्ता खिसकने की आशंका को देखते हुए लालू 5 जुलाई को ही जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी आरजेडी बना चुके थे। 25 जुलाई 1997 को लालू ने इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। 28 जुलाई को राबड़ी ने कांग्रेस और जेवीएम के सहयोग से विश्वास मत भी हासिल कर लिया। लेकिन चारा घोटाले का पेच इतना आसान नहीं था, इसमें कई और पेच थे। लालू यादव ने एचडी देवगौड़ा की सरकार को बनाने और गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। देवगौड़ा इस बात से खफा थे। उन्होंने जोगिंदर सिंह सीबीआई डायरेक्टर को लालू के खिलाफ लगा दिया। कहा जाता है नए प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल को इस कार्रवाई से अंधेरे में रखा और जब आई.के. गुजराल ने लालू यादव के सहयोग से सरकार बनाई तो उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। केंद्र में देवेगौड़ा जी की सरकार थी, उसके बाद गुजराल साहब की सरकार थी, तो कई अड़चने आई जांच में भी और उसके बाद आगे के चार्जशीट में भी। खबर यह भी थी कि लालू के खिलाफ जांच का जिम्मा संभालने वाले सीबीआई के रीजनल डायरेक्टर यूएन विश्वास का भी तबादला किया जाना था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने साफ कहा कि उनके तबादले की कोशिश न की जाए। जैसे जैसे सबूत मिले, चारा घोटाला से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज होते गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीबीआई के सुपुर्द किया गया। राज्य विभाजन के बाद से कई मामले रांची स्थानांतरित कर दिए गए। RC 20A/96 यानी लालू प्रसाद से जुड़े केस सहित यहाँ चल रहे कुल 53 केसों में से 44 का निपटारा हो चुका है। दरअसल सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में ही साफ किया था कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना बिहार सरकार बता रही है। जांच अधिकारियों ने ये भी कहा कि बिहार के मुख्य लेखा परीक्षक ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को समय समय पर भेजी थी, लेकिन बिहार सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। राज्य सरकार की वित्तीय अनियमितताओं का हाल ये था कि कई सालों तक विधानसभा से बजट पास नहीं हुआ और राज्य का सारा काम लेखा अनुदान के सहारे चलता रहा। ये मामला केवल लालू तक ही नहीं था, भाई उनके भी विरोधी थे, वो क्यों चुप रहते? अगर ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत आरोप प्रत्यारोप होता है। जो अधिकारी जांच करते थे वो कमजोर तो थे नहीं और चला और ठोक ठाक के चलाया गया, इसलिए लंबा चला। सीबीआई ने इस बात पर बार बार जोर दिया कि ये सामान्य आर्थिक भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि व्यापक षड्यंत्र का मामला था। इस खेल में कर्मचारी, नेता और व्यापारी वर्ग समान रूप से भागीदार थे।
और मामला सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल तक सीमित नहीं था। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।